नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा अभी हमने काफ़ी टाइम पहले ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट की थी और मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी मीशो से और उसके बाद मैंने शॉप्सी पे की और उसके बाद मैंने ग्लो रोड पे की और उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे की। तो लगभग 4 प्लेटफॉर्म पर हम ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, शूज की कैटेगरी में हम डील करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि डोंट सेल ऑन मीशो। मीशो पर अपने प्रोडक्ट मत बेचो, नहीं तो आप बहुत बड़े घाटे में चले जाओगे। 3 महीने के एक्सपीरियंस को लेके मैं ये बात बोल रहा हूँ और मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि ये समस्याएं जब ऑनलाइन सेलर फेस कर रही हैं मीशो की तरफ से, तो वो उन पर रीसेलिंग क्यों करते हैं, उनके साथ सेलिंग क्यों करती हैं, उनके मार्केट प्लेस पर अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए क्यों लगाती हैं। अब तक मैं रीसेलिंग की वीडियो बनाता था तो मेरे को यही लगता था कि मीशो से रीसेलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब मैं ऑनलाइन सेलर बना, मैंने सप्लायर अकाउंट मीशो पे खोला और उसके बाद मेरे को 3 महीने हुए तो मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे रीसेलर ही नहीं, ऑनलाइन सेलर हैं जो मीशो के जो सप्लायर हैं वो हद से ज़्यादा परेशान हैं। और किस वजह से परेशान है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने भी मन बनाया है कि आप मीशो पे सेल करोगे तो उस मन को वहीं के वहीं रोक दीजिए और मीशो के अलावा आप कहाँ पे सेल करिए उसके बारे में भी बात करूँगा। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो खराब एक्सपीरियंस है वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था तो हमें ऑर्डर आना शुरू हो चुके थे मीशो के माध्यम से, हमने अपने प्रोडक्ट वगैरह डाल दिए थे, ऑर्डर्स वगैरह आना शुरू हो गए थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जब मीशो पर कोई भी व्यक्ति नया अकाउंट बनाता है तो वहां पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे 1200 रुपए मिलते हैं कि आप एड क्रेडिट चला सकते हैं, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट लगाया है, प्रोडक्ट डाला है मीशो के अंदर सेलिंग के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं 1200 रुपए तक के फ्री में। तो उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके अलावा 30 रिटर्न का चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके अलावा कॉल रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं तो कॉल करेंगे, सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट बताई जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने प्रोडक्ट के फोटो शूट वगैरह अपलोड कर दिए, रेट वगैरह अपलोड कर दी और उसके बाद मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। जब मेरे को ऑर्डर आना शुरू हुए तो मैंने ऑर्डर पैक किए, ऑर्डर भेजना भी शुरू कर दिए और जब तक मेरे को कुछ भी नहीं पता चला था, लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे, 15-20 दिन तक मेरे को मीशो बहुत अच्छा लगता रहा था। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब प्रोडक्ट हमारे रिटर्न आना शुरू हुए, जब मेरे को इनकी कुछ सच्चाइयाँ पता चली, रिटर्न हमारे पास प्रोडक्ट आई तो पहला यहाँ पे जो फ्रॉड हो रहे थे वो कुरियर फ्रॉड हो रहे थे। आपको पता होगा कि जो कुरियर रिटर्न आते हैं उस पर मीशो कोई भी चार्ज नहीं लेता, कोई पेनल्टी नहीं लगाता अगर कोई पार्सल कुरियर से रिटर्न आ जाता है, कस्टमर तक नहीं पहुंचता तो। लेकिन होता क्या था कि कुरियर वाले क्या करते थे, हमारा जो माल जाता था उस माल को तो निकाल लेते थे और उसे या तो किसी और पॉलीथीन में रख के उसमें कुछ पुराना माल रख के उन्हें वापस दे देते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जब आपको कुरियर वाले गलत प्रोडक्ट देके जा रहे थे पैक करके तो आपने इसकी मीशो से शिकायत क्यों नहीं की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मीशो से बहुत बार शिकायत की लेकिन मीशो वाले यही बोल देते थे कि कस्टमर रिटर्न के क्लेम हम देते हैं, कस्टमर रिटर्न में अगर कुछ गड़बड़ होती है जब हम आपको पैसे दे सकते हैं, लेकिन कुरियर रिटर्न है तो इसका मतलब कस्टमर के पास माल गया ही नहीं, आप कुरियर में कंप्लेन करिए, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बहुत सारे कुरियर वाले बहुत सारे फ्रॉड कर रहे थे, माल को निकाल लेते थे, कॉम्बो पीस भेज रहे हैं तो एक माल को निकाल देते थे, एक को दे जाते थे। तो इस तरीके से धोखाधड़ी हो रही थी। दूसरी तरह से धोखाधड़ी हो रही थी कि जो कस्टमर रिटर्न आती हैं तो उसमें भी जैसे हम 2 पीस भेज रहे हैं तो कस्टमर उसमें से भी 1 पीस को निकाल लेते थे। हम उसकी वीडियो बनाते थे, वीडियो बना के अब जब मीशो को भेजते थे कि ऐसे ऐसे कस्टमर ने फ्रॉड कर दिया है तो मीशो बहुत सारे ऑर्डर्स के क्लेम तो दे देता था लेकिन मोस्टली ऑर्डर के क्लेम को रिजेक्ट कर देता था। बोल देता था, कोई ना कोई बहाना लगा देता था कि इसका नहीं मिल पाएगा, इसमें थोड़ी सी टेपिंग लगी है, इसमें थोड़ा सा छेद हो रहा है तो ये पार्सल ओपन है। तो इस तरीके से कोई ना कोई छोटा छोटा बहाना लगा के वो क्लेम को रिजेक्ट कर देता था जिससे हमारा लॉस होता था। तीसरा हमारे साथ फ्रॉड मीशो कंपनी के द्वारा किया जा रहा था और वो क्या फ्रॉड था वो मैं अब आपको बताता हूं कि जैसे कि मीशो ने कहा था कि स्टार्टिंग के 30 ऑर्डर पर कोई भी रिटर्न फीस नहीं ली जाएगी, कस्टमर रिटर्न पे भी। वैसे कस्टमर रिटर्न पर पैसे काटे जाते हैं, अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया और वो रिटर्न कर रहा है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है जितने भी सप्लायर होते हैं। लेकिन मेरे पास जब प्रोडक्ट रिटर्न आई कस्टमर की तरफ से तो उनके भी पेनल्टी लगाई गई थी, बल्कि इन्होंने कहा था कि 30 दिन तक कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद मैंने इनको कंप्लेंट डाली, बहुत बार कंप्लेंट डाली, जब जाके इन्होंने वो
पेनल्टी का अमाउंट हटाया, जो कि कट करने वाले थे तो वो मैंने हटवाया। बाद में बहुत सारी और भी पेनल्टी लगी तो वो पेनल्टी भी मैंने झेली, क्योंकि बहुत पेनल्टी तो हटा दी थी इन्होंने और बहुत सारी नहीं भी हटाई थी। अगली प्रॉब्लम मुझे आई कि ये स्क्रीन पर कुछ ऐसे ऑफर दिखा देती हैं जो कि रियल में होते ही नहीं है, और आप उन्हें एक्टिवेट कर देते हो, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और बाद में इनकी टीम बोलती है कि ये ऑफर हमने कभी चलाया ही नहीं। तो इस तरीके से भी हो जाता है। इनके सेलर पैनल में आप देखोगे जब लॉगिन करते हैं तो ऑर्डर का सेक्शन दिखता है, रेडी टू शिप का ऑप्शन दिखता है, शिप्ड का ऑप्शन दिखता है, लेकिन डिलीवर्ड का ऑप्शन नहीं दिखता, जिससे आपको ये नहीं पता चल पाता कि डिलीवर्ड की लिस्ट कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर कौन सी है। उसके लिए आपको पूरी लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ती है, जिसके अंदर शिप्ड भी होती हैं और इसके अलावा रिटर्न भी होते हैं, डिलीवर्ड भी होते हैं, जिसमें यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि टोटल डिलीवर्ड आइटम हमारे कितने हैं। तो एग्जैक्ट वो वाली लिस्ट हमें यहाँ से नहीं मिल पाती। अब भाई यहाँ तक तो चलो लॉस को झेल भी रहे थे और मैनेज भी कर रहे थे चीज़ों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके में कस्टमर सपोर्ट टीम होती है, आप वहाँ पे टिकट रेज कर सकते हैं जो भी आपको समस्या है, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट टीम वहाँ पे रिप्लाई करती है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, कस्टमर सपोर्ट टीम बहुत अच्छे से जवाब देती थी, बहुत अच्छे से आपसे बात करती थी, तुरंत कॉल कर लेती थी और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती थी। धीमे धीमे हुआ क्या कि इन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। जहां पे हम टिकट रेज करते थे, जहां पे जो इशू लिखते थे, वहीं पे रिप्लाई देके ये टिकट को क्लोज कर देते थे। तो वहां पे भी हमने ये सब्र करना सीख लिया कि चलो कोई नहीं, वहां पे रिप्लाई तो दे रहे हैं, हम उनके रिप्लाई के नीचे और रिप्लाई दे देते थे और अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते थे। उसके बाद हमने देखा कि ये कभी कभी जब हमें कोई इशू होता है तो कोई ऐसा मैसेज बार बार उसी को टाइप करते रहते हैं, हम कुछ और पूछ रहे हैं लेकिन ये एक ही मैसेज को बार बार टाइप करते रहते थे। और हम जैसे ही इनको बोलते थे कॉल मी उसमें लिखते थे तो इनकी कॉल तो आती थी, लेकिन इनको कुछ टाइम बाद कस्टमर केयर वालों को पता नहीं कौन सी ऐसी छूट दे दी कि वो बदतमीजी से भी बात करना शुरू कर दिए। यानी कि फोन लगाते तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा टोन में बात करना और गलत तरीके से बात करना और मन चाहा जब फोन कट कर देना। जैसे आप बात कर रहे हो कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे फ्रॉड हो रहा है, मीशो ने ये वाला माल हमारा नहीं दिया, और उसके बाद जब आप उनसे सवाल करते तो वो मन हुआ जब बीच में से कॉल कट कर देते। तो इस तरीके की समस्याएं आने लगी। हुआ क्या था, मैं आपको अभी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे कुछ ऑर्डर्स ऐसे थे जो कि इनका डिडक्शन इन्होंने कर लिया था, लेकिन मीशो की पॉलिसी के हिसाब से 30 रिटर्न्स का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो उसके बाद मैंने इनको कॉल किया तो मैंने बोला कि मैडम, और जब मैंने मीशो पर सेलिंग स्टार्ट की थी तो आपकी टीम ने बताया था कि 30 रिटर्न पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इनकी टोन क्या थी, किसने बोला, आप उन्हीं से बात कर लीजिए, मुझे क्यों फोन लगाने के लिए बोलते हो, हमें क्यों कॉल रिक्वेस्ट की बोलती हो, जिनने उन्हें बात की थी उनसे बात कर लीजिए, लाइए प्रूफ दीजिए किसने क्या बोला था, हम कैसे भरोसा करें आपकी बात में। मतलब ये उल्टा सप्लायर को दबा रही हैं। फिर हुआ क्या कि मैंने बोला कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, यूट्यूबर हूं, यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं। तो इन्होंने तुरंत कॉल कट कर दी, मतलब अपनी मर्जी से। और उसके बाद वहां पे जो टिकट थी उसमें दिखा दिया कि हमारी कन्वर्सेशन फोन पे हो गई है और इसका रिजोल्यूशन हो गया है, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। और उसके बाद हम उस टिकट को ओपन भी नहीं कर सकते, वहां पे टाइप भी नहीं कर सकते। अब हम नई टिकट रेज कर सकती हैं। तो धीमे धीमे इनको इतनी छूट मिल जाती है कि जो सप्लायर हैं उनके साथ धोखाधड़ी होना शुरू हो जाती है, बदतमीजी से बात होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से इनकी एक्टिविटी देखने को मुझे मिली। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा पेमेंट में भी डाउट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेमेंट में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन मैं कुछ टाइम से इन चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मीशो के अंदर ख़राब लगी और बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं, फेक ऑर्डर्स आते हैं। जैसे आप एड कैंपेन लगा दो तो आपको इतने फेक ऑर्डर दिला देंगे और उसके बाद में वो सभी माल वापस आपके पास ही आ जाएगा। तो बहुत सारे फेक रिटर्न्स आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मीशो पर आप लोग सेल ना करें तो बेटर रहेगा, सेलर अकाउंट ना खोलें तो बेटर रहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यहां पर फिर सेलर रुके क्यों हैं, अगर समस्याएं आ रही हैं तो सेलर छोड़ के चले जाएं, सेलिंग के लिए और भी तो प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीशो पर रुकने का, टिकने का एक वजह क्या है। जैसे मैंने जब अकाउंट बनाई तो अलग अलग जगह अकाउंट बनाई, मीशो पे भी बनाया, ग्लो रोड पे भी बनाया और दूसरी जगह भी बनाया। होता क्या है कि मीशो पर जब आप अकाउंट बनाते हो तो 1200 एड क्रेडिट मिलते हैं और उनको जैसे ही आप लगाते हो तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ज्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखते हैं, सेल बढ़ती है, माल निकलता है, और एक साथ जब माल निकलता है तो आपको तुरंत वहां पे दिखाया जाता है कि आपकी इनकम हो रही है। इसी जगह आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कोई भी यूज करोगे, वहां पे प्रोडक्ट डालोगे, लगभग
लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे आपके अकाउंट के सेटअप में। कभी 2 ऑर्डर आएंगे, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएंगे, तो एक साथ ऐसे ऑर्डर नहीं आएंगे जैसे मीशो पे आते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मीशो पे आपने सेलर अकाउंट बनाया और पहले ही दिन आपको 25 ऑर्डर आ गए। अब आपने सोचा भाई 2 ऑर्डर आएंगे, 4 ऑर्डर आएंगे, स्टार्टिंग में तो लोग यही सोचते हैं, और एक साथ 25 आ गए, दूसरे दिन 50 आ गए, तो आप क्या करोगे, बहुत सारा माल लाके स्टॉक कर लोगे, स्टॉक बहुत सारा कर लोगे, और फिर उसके बाद जब एड क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आपको ऑर्डर आना कम हो जाएंगे, तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी, भाई इतना माल रखा है, ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, तो आप अपने पैसे लगाओगे और ऐड चलाओगे, तो उसके बाद फिर से सेल जनरेट होगी। तो 15-20 दिन तक तो पता नहीं चलता, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर रिटर्न भी नहीं आते हैं, माल को जाने में ही 7-8 दिन लग जाते हैं, और 7-8 दिन बाद कस्टमर को पहुंचते हैं, फिर 7-8 दिन बाद वापस आते हैं, यानी कि टोटल 20 से 25 दिन लग जाते हैं। और 25 दिन तक जो सप्लायर है उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि कितना रिटर्न आएगा, कितना क्या होगा, वो तो माल भेजने में लगा रहता है। अब 25-30 दिन में आपका बिजनेस ऐसा लगता है मीशो पे जाने कितना नहीं बढ़ गया, और बहुत सारे लोग तो लाखों का स्टॉक रख लेते हैं उस 25 दिन को देखते हुए। अब इतना सारा माल आ गया, आपकी फ्लिपकार्ट पे सेल निकल नहीं रही है, स्टार्टिंग में ग्लो रोड पे निकल नहीं रही, अमेजॉन पे निकल नहीं रही, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि टाइम लेते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, और मीशो ऐसा है कि आप पैसे दो तुरंत आगे बढ़ सकते हो। तो वहां पे फिर बाद में बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं, आपको इतना माल जितना भेजा था ना उसमें से 50% आपके पास रिटर्न आ जाएगा, और उसके बाद पेनल्टी भी इतनी सारी लग जाएंगी, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट पर, मेरे प्रोडक्ट पे मैं आपको बताना चाहूंगा 197 रुपए रिटर्न चार्ज लगता है। एक प्रोडक्ट भी वापस आ गया तो मेरी जेब से 197 रुपए चले जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर हम फ्लिपकार्ट पे सेल करें या मीशो पे करें या ग्लो रोड पे करें, किस पे सेल करें ये बताइए। तो देखो, मीशो पे तो सेल ना करें, वो ही बढ़िया रहेगा, वरना आप घाटे में चले जाओगे। दूसरी चीज, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा सेटअप होने में, शॉप्सी पे कर सकते हैं, अमेजॉन पे कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। यहाँ पे सेटअप होने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीशो पे करें, तो अगर आप लोग रिटर्न को मैनेज कर सकते हैं तो मीशो पे सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा, आपको जो पेनल्टी लग रही है उन पर अगर आप निगाह बना के रखोगे, लगातार कंप्लेन करते चलोगे, ये धमकी भी देंगे तो भी उन्हें झेलने की ताकत है, आप बड़े कूल माइंडेड पर्सन हैं, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, तो आप इस बिजनेस को चला सकते हैं मीशो के साथ। लेकिन मैं बड़ा हाइपर जल्दी हो जाता हूं, तो मेरे लिए मीशो के साथ दिक्कत होती है, उनके कस्टमर केयर की टोन ऊंची होती है तो मेरी भी ऊंची हो जाती है। तो इस वजह से मेरा पर्सनल सजेशन या ओपिनियन यही है कि मीशो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है हम जैसे सेलर्स के लिए। और बाकी का अगर आप लोग सेल करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पता है ये वीडियो आगे तक तो नहीं जा पाएगी, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मीशो की टीम इसे डाउन करा देगी और इसे बंद भी करा सकती है, डिलीट भी करवा सकती है। तो बाकी का आपका सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ होगा, और आपकी जो राय हो तो कमेंट करके जरूर देना। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।